नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपना परिवार विकास सागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम जो कि बहुत जल्द होने वाला है, यानी कि 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को होने वाला है। तो उसके उपलक्ष्य में प्रिय अंकित सर जी द्वारा बनाए गए मॉक टेस्ट 15 प्रैक्टिस सेट में से आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जो मैं आपको संपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इस टेस्ट में क्या रहने वाले हैं, 37 प्रश्न हिंदी के और 38 प्रश्न जीएस के, जो कि जीएस आपको क्लास में एकदम ट्रिक के साथ याद हो जाएगी। हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो अंत तक देखें। और साथ ही जिन बहन और भाई ने टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं वो रिवीजन के तौर पर बेशक आराम से ले लें, याद ही होगा लेकिन दिमाग से निकलेगा नहीं। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने ये रहा। बताओ इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या होगा। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है लघु, लघु या फिर छोटा। अब छोटा कितने होते हैं हमारे, ये 4 होते हैं। तो ठीक जवाब हो ऑप्शन बी। 4 कौन कौन से, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये होते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं हमारे, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, जो कि ध्यान से सुनना, आ से आम, बड़ा से ऊन और बड़ी से ईक, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। तो आपको गलती नहीं करनी है साथी। अगर स्वर पूछे तो आपको टोटल कितने होते हैं, 11। अगर लिखित के आधार पर पूछे 11 और मौखिक के आधार पर पूछे तो 10। जो एक बचे वो है री, वो बोलने के आधार पर वो काउंट नहीं होता है और लिखने के आधार पर काउंट होता है। ठीक है साथी, अगला प्रश्न आपके सामने दो। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि पश्च स्वर। कौन सा होगा, पश्च समृत स्वर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने 3। निम्न में कंठवर्ण कौन सा है। कंठवर्ण जो क वर्ग पूरा बोला जाता है। तो अब देख लो कौन सा क वर्ग तो इसमें है, तो एक पीछे से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी कि है आएगा, विसर्ग आएगा, विसर्ग आएगा और क्या आएगा, और ए आएगा, यानी कि भ्या, भ्या है आ ये चीज ये हमारी मूर्धवा में जाएंगी, कंठ यानी कि तालु में जाएंगी, ये हमारी दोनों किस में जाएंगी, तालु में। और बच्चा ये ऊ, ये जाएगा ओष्ठ में। किस में जाएगा साथी, ओष्ठ में। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने 4। निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द, योग ऋण शब्द वह होते हैं जो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी सभी बहुव्रीहि समास वो योग ऋण शब्द हैं। तो वीणा वादनी एकदम ठीक आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न 5। महात्मा शब्द में समास, महान है जो आत्मा अर्थात कर्मधारय समास। 5 का सी, यानी कि एक विशेषण एक विधेय, तो वहाँ पर हमारा महान है जो आत्मा अर्थात कर्मधारय समास। द्विगु समास जहाँ प्रथम पद संख्यावाचक हो, जैसे कि दोराहा, त्राहा, चौराहा, पंचवटी ऐसे। और अव्ययभावी समास वो होते हैं जहाँ क्या, जहाँ हमारे जैसे कि धीरे धीरे, यथानुसार, यथावत, या फिर शुरुआत में उपसर्ग आ जाएं, जैसे कि प्रत्येक, प्रत्येक हुआ। और हमारा यानी कि जो शुरुआत में उपसर्ग आते हैं वो हमारे अव्ययभावी समास में। द्वंद्व समास वो होता है जहाँ में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि माता, पिता, पाप, पुण्य, अच्छा, बुरा। तो इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 6। निम्न में कौन सा लुटेरा शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय वो शब्द होता है जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हों, और उपसर्ग वो होता है जो शब्द के शुरुआत में जोड़े जाते हों। अब प्रत्यय पूछा है, लूट धन एरा से बनेगा ये।
लुट धन एरा, लुटेरा, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा में एरा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एरा। प्रश्न नंबर 7, वाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप है। संबंधवाचक बापा बपोता नहीं होगा, ठीक जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, यानी कि बपोती। निम्नलिखित 4 विकल्प में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। रेखा ने भोजन कर ली, ये गलत है साथी। रेखा भोजन की ली, ये भी गलत है। रेखा भोजन कर ली, ये भी गलत है। रेखा ने भोजन किया, एकदम ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने 9, रामायण सुंदर रचना है। इस वाक्य में सुंदर, ये तो एक गुण को बता रहा है, सुंदर। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण वह होता है जो संज्ञा से शुरुआत में आए, जैसे कि वह फोन मेरा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। परिमाण जहाँ माप तोल की बात आए, जैसे कितना, जैसे 4 किलो दूध, 5 किलो आटा। संख्यावाचक की है जहाँ गिनती हो, जैसे कि 2 कप, 20 मोटरसाइकिल, 50 घड़ियाँ, ऐसे करके। प्रश्न नंबर आपके सामने 10वां, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही है। राधा ने गाय को चारा खिलाया, तो राधा ने काम किया। राधा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें 2 कर्म हुए, यानी कि द्विकर्मक। जैसे कि प्रिय नवीन सर ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। विकास सागर अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं। प्रेरणा नाम धातु क्रिया वो होगी जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना। और कृदंत क्रिया वो होती है जो क्रिया से मिलकर बनती है, जैसे क्रिया से चढ़ाइयाँ चढ़ी, चढ़ाइयाँ चढ़ी। नाम धातु प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। और ये हमारी प्रेरणा तक जो किसी और से काम करवाया जाए, जैसे मोहन ने राधा से पत्र लिखवाया, ऐसे। जैसे विकास ने पृथ्वी से पानी मंगवाया। तो इस प्रकार का ठीक आंसर, इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है साथी, कृदंत क्रिया क्रियाओं से बनती हैं जिसमें अब चला जाए, अब खेला जाए, मतलब यहाँ पे चला जाए, एक चलना होगी क्रिया, एक जाना, और एक खेलना होगी, एक जाना। ठीक है, जिसमें एगा एगी प्रत्यय लगते हों। प्रश्न नंबर 11, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। आम्रत्व है, सुरतुर है, परिजात है। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब, और इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अमृतव नहीं है, सुरतरु है, कल्प तरु है, परिजात है। तो ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने, भूगोल का विपरीत आर्थक शब्द क्या है? भूगोल का विपरीत आर्थक शब्द है ऑप्शन डी, यानी कि खगोल। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को क्या कहते हैं? पुण्य तिथि। अगर कोई बड़ा व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसको पुण्य तिथि बोलते हैं। जो व्याकरण की अच्छी तरह जानते हो तो उसको बोलते हैं वैयाकरण। उसने टेढ़ी चाल चली, कैसी चाल चली? टेढ़ी चाल चली। तो किसने चली? क्या कर्ता कारक होगा? 15 का ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उसने टेढ़ी चाल चली। कर्म कारक कर्ता ने कर्म को, इसमें को विभक्ति आती है। संबंध में का, की, के, ना, नी, रे, रा, री, रे। अधिकरण में कौन सी आती है? में और पर। आपको भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने 16, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग संतान हुई, सवारी बैठी, बुलबुल बोली। तो ठीक आंसर भेड़िया आया, तो यही पुल्लिंग शब्द है हमारा भेड़िया। नेक्स्ट प्रश्न, छंद का नाम बताओ। तुलसी राम नाम सब मीत नयान, जो पहुँचाव रामपुर तनु अवसान। तो ठीक आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, यानी कि बर्व। बर्व होता है 12 7 19 का, जिसमें होते हैं 12 7 19 बर्व। देखो गिन लो,
तय की मात्रा 1, ले की 1, सी की 2, रा की 2, मैं की 1, ना की 2 और मैं की 1, से की 1, मैं की 1। तो कितनी आएगी? 1 और 1 2, 2 4, 2 6 और 1 7, 2 9 और 1 10 और 10 और 2 12। तो 12 तो ये हो गई। इसमें गिन लो, मी की 2, तय की 1, न की 1, ना की 2, मैं की 1, 2 और 1 3 और 1 4, 2 5 और 1 7। तो कितने की? 12 7 19। तो 12। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव। जैसे कि सुजान विनोद, मान लो आपके पिताजी का नाम विनोद हो, तो आपके लिए वो क्या समान है? देव के समान है, देवता के समान है। जैसे कि मेरे पिताजी का नाम विनोद है, तो वो मेरे लिए एक देवता के समान है। राम खाता होगा, मान लो साथी इसका क्या होगा? राम खाता होगा। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल। अब इसको सीखते कैसे हैं? इसको सीखेंगे जैसे कि आप मान लो अब बैठकर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, या फिर घर हो, या फिर जंगल में हो, या मतलब आप कहीं पर बैठे हो, उस समय सोच रहे हो कि विजय खाना खाता होगा, विजय स्कूल गया होगा, कल्पना खेलती होगी। मतलब उस समय बैठकर आप ये सोच रहे हो, तो उस समय का क्या हुआ? प्रेजेंट हुआ। मतलब क्या हुआ? संदिग्ध हुआ, संदिग्ध वर्तमान काल। प्रश्न नंबर आपके सामने 20, निम्न में भाववाचक बताएं। भाववाचक कौन सी है? बता दो तो कौन सी है भाववाचक संख्या? अब तुम फूल तोड़ोगे, ये नहीं है। अब चला जाए, तो ठीक आंसर है ऑप्शन बी, अब चला जाए। ठीक है साथी। अगला प्रश्न भाववाच्य है, ये भाववाच्य। वाच्य कै प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कर्तावाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। यानी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। प्रश्न नंबर 21, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। तो यह कलम दे दो, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, ये तो साथी एक सरल वाक्य है, यानी कि एक साधारण वाक्य है। मिश्र वाक्य वो होता है जो दूसरा पद पहले पद पर क्या होता है? प्रधान। संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें 2 वाक्य जुड़े हों जो कि और से। आज्ञावाचक वो होता है जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, मेरे लिए 1 गिलास पानी ला दीजिए, मोहन यहाँ से जाओ, ऐसे आज्ञा दे दी। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने, अपने हाथ से स्वयं काम करो, यानी कि अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, यानी कि इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन बी, यानी अर्थात अपना काम स्वयं करो। अगला प्रश्न आपके सामने 23, घाट घाट का पानी पीना। तो घाट घाट का पानी पीना, तो पी लो तो घाट घाट का पानी। अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में देखने वाला है मुहावरे में से, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, तो इसका ठीक जवाब होगा ऑप्शन क्या होगा? जल्दी बता दो। यानी कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। जब तो बोलेंगे छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, नहीं क्या फायदा चमेली का तेल होगी, छछूंदर के सिर में पड़ा चमेली का तेल पता है कितना महंगा है? 750 रुपये की एक बोतल आती है। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? सूरदास को वत्सल रस का सम्राट कहा जाता है, जिसका स्थायी भाव वत्सल है, शांत रस का निर्वेद है, श्रृंगास का रति या प्रेम है, भक्ति रस का भक्ति है। प्रश्न नंबर 26, निम्न में ऋतिकाल का कवि कौन सा है? ऋतिकाल के कवि तो ऑप्शन ए है क्या? जल्दी बताइए। ऋतिकाल के कवि हैं हमारे ऑप्शन बी, यानी कि चिंतामणि। ठीक है, महादेवी वर्मा तो छायावादी के कवि हैं। अगला प्रश्न, महाकाव्य में होता है। महाकाव्य में तो जीवन का वृत्तांत चित्रण होता है। क्या होता है? जीवन का वृत्तांत चित्रण। अगला प्रश्न आपके सामने,
चांद का मुंह टेढ़ा, तो चांद का मुंह टेढ़ा क्या मुक्तिबोध है? इस प्रश्न का ठीक जवाब जल्दी बताइए ना साथी। हाँ बिल्कुल ठीक जवाब हो मुक्तिबोध। इसको कैसे याद करते हैं? अगर आपका दोस्त आपसे मुंह टेढ़ा कर ले तो आपको क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपका दोस्त आपका लिए खराब हो और मुंह टेढ़ा कर ले तो आपको क्या मिलेगी? आपको मुक्ति मिल जाएगी, उससे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है साथी। अगला प्रश्न आपके सामने, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं ऑप्शन ए यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब मैं पूछूं आपसे, मुझे बताएं, मैं पूछूं मुझे आलोक पर्व किसकी रचना है? किसकी रचना है? आलोक पर्व भी इन्हीं की है। मैं पूछूं अनाम दास का पोथा किसकी है? ये भी इन्हीं की है। तो गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने 30, होरी किस उपन्यास का पात्र है? होरी, होरी तो एक गोदान का है। क्या गोदान का है? इस प्रश्न का ठीक जवाब ऑप्शन डी, ऑप्शन होगा डी यानी कि गोदान, यानी कि होली, होली से याद रखो हम होली, होली पर क्या करते हैं? हम दान करते हैं। इस प्रकार से ऐसे याद कर सकते हैं, होली पर क्या करते हैं? हम दान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने 31, शकुंतला किसकी पुत्री थी? ये तो विश्वामित्र की थी। अब कैसे याद करेंगे? शकुंतला किसी की बेटी है तो अपनी बेटी और बेटों पर क्या होता है? उन्हें अपने माता पिताओं का विश्वास होता है। सदैव माता पिताओं जी अपने पुत्र पर विश्वास रखते हैं। तो शकुंतला किसकी पुत्री थी? विश्वामित्र की। और जो मैंने आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की वो बताई थी ना, आलोक पर्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो यानी कि आलोक पर्व, आलोक पर्व यानी कि इसका मतलब है आलोक पर्व यानी कि दियों जलाना। अब दिए जलाने के लिए हमारे पास हजारों रुपया होने चाहिए, ठीक है, तभी तो हम ले पाएंगे दिए। और देखो जैसे कि एक ये है अशोक के फूल, अगर हमें फूल भी खरीदने हैं तो हमें कितने रुपए चाहिए? हजारों रुपए चाहिए। ऐसे ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? यह है मोहन राकेश जी। मोहन राकेश मलवा के मालिक। मान लो आपका घर बना है तो टूटा हुआ घर वो क्या कहलाता है? मलवा कहलाता है। तो मलवा उनके खुद के मालिक कौन होंगे? मैं हूँगा। कौन हूँगा? मैं, अर्थात मैं फॉर मोहन, मोहन राकेश। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 33, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? 1962 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। 1955 में सर्वप्रथम यह साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई, जो कि माखन लाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी पर, किस पर? हिम तरंगिणी पर सर्वप्रथम पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी। और 1964 की बात करूं तो जल्दी बताओ, 1964 में मिला था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। तो ये मिला था आपको आंगन के पार द्वार पर। किस पर? आंगन के पार द्वार पर। और 1966 की बात करूं तो ये मिला जैनेन्द्र कुमार को, यानी कि मुक्ति बोध के लिए। गलती नहीं करनी है। ओहो गद्यांश आ गया, मैं छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसको पढ़ेंगे। ओहो कितना बड़ा है ये तो गद्यांश। ये रहा साथी, इतना बड़ा गद्यांश है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको पढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी के देशों को ऐसे सशस्त्र के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सार्व विनाशकारी सशस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्र बनाने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसे शस्त्र प्राय सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालय में कुछ न कुछ आ गए हैं।
अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने सशस्त्रों को प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयोग के मूल में भयंकर आतंक और विनाश का भय कार्य कर रहा है। तो इस प्रश्न का जवाब बताना है आपको 34, यानी कि इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है। तो क्या है इस प्रश्न का ठीक आंसर? क्या आतंक और सर्वनाश का भय, या विश्वास और शस्त्रों की होड़, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध की भीषणता, या फिर निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। तो यानी कि निशस्त्रीकरण और विश्व शांति इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा। प्रश्न नंबर आपके सामने 35। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? क्या जापान पर गिराए एटम बम की? क्या इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी? बिल्कुल ठीक आंसर होगा, एकदम राइट आंसर, गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसा है? जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से, या जापान की अजय शक्ति की पराजय से, या अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से? तो ठीक जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, यानी कि जापान में हुई भयंकर विनाश लीला। अगला प्रश्न आपके सामने 37। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी सशस्त्र क्यों बन रहे हैं? तो वो क्यों बन रहे हैं? तो वो इसलिए बन रहे हैं, यानी कि पारस्परिक भय के कारण। ये हुए हमारे सामने हिंदी के 37 प्रश्न। स्कोर बताएं आपका स्कोर क्या रहा, और चलते हैं अपने जीएस के प्रश्न की तरफ एकदम ट्रिक के साथ। यानी कि दुख से न घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, और यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है। भारत माता की जय। प्रश्न नंबर 38 आपके सामने, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किस राज्य में किया गया? क्या इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी होगा 38 का? जल्दी बताएं साथी। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा। यानी कि 54 लोगों के साथ गोवा में फिल्म देखने गई, यानी कि 54 लोगों के साथ गोवा में फिल्म देखने गई और 23 लोग छोड़कर भाग गए। तो ठीक है साथी, ऐसे हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। यानी कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ? वो हुआ गोवा में। प्रश्न नंबर 39 आपके सामने, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? तो क्या इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, डिंगलिरेन। एकदम राइट आंसर होगा। अब इसको याद करें, यानी कि चेस चैंपियनशिप। आपने सुना है 2 व्यक्ति आपस में ड्रिंक करते हैं, यानी कि डिंगलिरेन। अगर ड्रिंक करते हैं, तो जब ड्रिंक करते हैं तो आपस में वो क्या करते हैं, एक इधर से कहेगा ना चेस और एक इधर से कहेगा चेस। तो यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा? डिंगलिरेन। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे थोड़ा सा यहाँ बताएं, ये जो डिंगलिरेन है, ये किस देश के हैं? ये हैं साथी चीन देश के। किसके हैं? चीन देश के। अब डिंगलिरेन ने किसको हराया? इसी को हराया, अपना पड़ोसी, यानी कि इयाना नेपियोयाची, जो कि ये रूस की थी। कहाँ की थी? रूस के थे। कहाँ के थे ये साथी?
रूस के। भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है साथी, और ना ही बिल्कुल गलती करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने 40। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। तो ठीक जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि मेरा दिल गदगद हो गया, मेरा दिल गदगद हो गया म्यूजियम, मुझे म्यूजियम यानी कि म्यूजिक सुनकर मेरा दिल गदगद हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने 41। हाल ही में सांसद हरद्वार दुबे का निधन हो गया, तो इसका संबंध किस राज्य से है? सांसद, सांसद इस प्रश्न का ठीक आंसर है ऑप्शन बी। सांसद में लोग कौन बैठते हैं? बड़े ही होशियार, काबिल, और सांसद में जब संसद में जो बैठते लोग तो वो उत्तर क्या देते हैं? एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़, खटाखट खटाखट खटाखट, तो उत्तर देते हैं वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ सांसद में बैठने वाले लोग। यानी कि सांसद हरद्वार दुबे का निधन हो गया। कहाँ के? तो वो किस राज्य का? उत्तर प्रदेश के। गलती नहीं करनी है साथी। अगला प्रश्न आपके सामने 42। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? क्या 7.33% है? देखते हैं कौन सा प्रश्न है। इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट को उत्तर मतलब मिलाना है ये। अब इसको कैसे मिलाएंगे? अब देखो ध्यान से, कुछ ट्रिक से मिलाएंगे। देखो, कुशीनगर, कुशीनगर, अच्छा, तो यानी कि कैसे? कुशीनगर, कानपुर देहात और जालौन और सिद्धार्थनगर, तो कैसे मिलाना है? हमारा कुशीनगर, इधर देखो, ध्यान से सुनना एक साथ ही छोटी स्ट्रिक। कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई थी? तथागत गौतम बुद्ध जी की। जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई तो वहां पर सब क्या होने लगे? रोने लगे, यानी कि सब रोने लगे। तो ठीक, यानी कि पढ़ रोना, तो पीछे रोना वॉइस आई, तो ए पे क्या बना? 3 बना। ठीक है। कानपुर देहात, देहातों में क्या पाई जाती है? मिट्टी पाई जाती है। अकबरपुर माटी, देहातों में क्या पाई जाती है? मिट्टी। जालौन, यानी कि बी पे क्या बना? 1 बना। और जालौन, जालौन, जालौन में क्या होता है? जालौन यानी कि ओ, यानी कि जालौन इस प्रश्न का ठीक, यानी कि सी पे बनेगा 4। क्या बनेगा? 4। और सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर में क्या बनेगा? क्या 2 बनेगा? डी पे 2। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन, जल्दी बताएं क्या होगा। ठीक, जाओ, ठीक जवाब होगा इस प्रश्न का, यानी कि 43 का होगा हमारा डी आंसर। क्या होगा? डी, यानी कि 3 1 4 2, 3 1 3 1 4 2। अगला प्रश्न आपके सामने, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है। 44 प्रश्न नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 11 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। यानी कि अवरोही क्रम बताना है हमें, तो कौन सा होगा ठीक आंसर? तो बताइए, यानी कि कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम याद करेंगे, यानी कि इस प्रश्न का ठीक आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गौतम बुद्ध नगर सबसे पढ़े लिखे महान व्यक्ति थे, उनके कान पर औरैया बैठ गई, औरैया अर्थात गौरैया बैठ गई, तो वो गौरैया हमने किससे भगाई? इटावा, यानी कि ईंट से भगाई। किससे भगाई? ईंट से। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया और इटावा। अगला प्रश्न आपके सामने 45, तो कैसे इसका जवाब होगा देना है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो गोरखपुरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? क्या हमारा प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन
सी, यानी कि रघुपति शाह है। तो ठीक है, उर्दू शायरी में फ्राक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रघुपति राय। और रघुपति से याद रखो, भगवान राम क्या पहनते? फ्राक पहनते हैं। क्या पहनते हैं? फ्राक। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और इनको यानी कि उर्दू शायरी के लिए इनके लिए जो उर्दू साहित्य पुरस्कार था, यानी कि फ्राक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। इनको 1969 में, किसमें? 1969 में क्या मिला था? उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर मैं पूछूं आपसे इनका जन्म कब हुआ था, क्या मुझे बताओगे? हाँ जी साथी, बता देंगे बिल्कुल। 28 अगस्त, जिस दिन खेल दिवस मनाया जाता है, यानी कि 1896 में हुआ था। और 1800 यानी कि 1969 में याद कर लेना, इनको उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर आपके सामने 46। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, क्या है? कौशाम्बी। यानी कि जैन और बौद्ध लोगों को कहाँ चलना पड़ता है? कोसों दूर चलना पड़ता है। कोसों दूर चलना पड़ता है, तभी तो जैन और बौद्ध मिल पाते हैं। तो कौशाम्बी, इसकी राजधानी मुझे बता दीजिए। यानी कि 16 महाजनपद में से एक, तो इसकी राजधानी है वत्स। यानी कि क्या है? वत्स। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 47। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे हमारे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। एकदम ठीक आंसर ऑप्शन ए। मैं पूछूं महिला, बताओ मुझे। ये तो है कि हमारे मेल, और मुझे फीमेल बता दो। फीमेल थी हमारी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। गलती कृपलानी, गलती नहीं करनी है साथी। अच्छा जी, और आप मुझे बता दीजिए उत्तर प्रदेश की पहली मुस्लिम कौन थी? उत्तर प्रदेश की, मतलब उत्तर प्रदेश की नहीं साथी, पहली मुस्लिम सीएम। ठीक है, बताओ कौन थी पहली मुस्लिम सीएम? वो थी हमारी कौन? सैयद अनवर तैमूर। सैयद अनवर तैमूर। अब ये कहाँ की? ये सर्वप्रथम असम राज्य की पहली मुस्लिम सीएम अर्थात चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनी। और मैं पूछूं आपसे, पहली आईएएस महिला कौन बनी? पहली आईएएस महिला बनी हमारी, बता दी ने, अन्ना जॉर्ज बनी साथी। कौन? अन्ना जॉर्ज। गलती नहीं करनी है। मैं पूछूं पहली मुस्लिम आईएएस कौन बनी? पहली मुस्लिम बनी थी हमारी ओवैस इकबाल। कौन बनी? ओवैस इकबाल बनी थी साथी। इकबाल, ओवैस इकबाल। ठीक है, और मैं पूछूं पहली मुस्लिम फाइटर कौन बनी? तो पहली मुस्लिम फाइटर बनी हमारी साइना नेहवाल। ठीक है, साइना नेहवाल। अच्छा, मैं और पूछूं पहली मुस्लिम शिक्षित कौन बनी? यानी कि मुझे बता दीजिए पहली शिक्षित महिला बनी फातिमा शेख। अगला प्रश्न आपके सामने 48। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे कलाम की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? बता दो। क्या विंग्स ऑफ फायर नाम से जाना जाता है? बिल्कुल ठीक आंसर होगा साथी, विंग्स ऑफ फायर। क्या होगा? विंग्स ऑफ फायर। अच्छा, मुझे बता दो एक और इनकी पुस्तक का नाम, यानी कि अभोरवा ट्रेनिंग पोस्टर्स। ठीक है, एनाइटेड माइंड, एनाइटेड माइंड, एग्नाइटेड माइंड, एग्नाइटेड माइंड, एग्नाइटेड माइंड, ये एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। और मैं पूछूं वन लाइफ
इज नॉट एनफ, वन लाइफ इज नॉट एनफ। नोट में क्या आया है? नोट तो याद रख लो, नटवर, ठीक है, कुंवर नटवर। क्या याद नहीं? कुंवर नटवर, कुंवर नटवर। अच्छा, विंग्स ऑफ आर एपीजे अब्दुल कलाम। मैं पूछूं, वेटिंग फॉर ए वीसा, वेटिंग फॉर ए वीसा, फॉर बैटिंग, वेटिंग में क्या शब्द आ रहा है? वी आ रहा है ना, तो बी से याद रख लो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। और इसमें देखो, द रेस ऑफ माई लाइफ, रेस के जगत कौन माने जाते हैं? मिल्खा सिंह। कौन माना जाते हैं? मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने 49, किस देश के राष्ट्रपति को, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? और पहले गणतंत्र दिवस की बात करूं तो हमने सुबह सुबह कैसी शुरुआत करी थी? नई किरण के साथ शुरुआत करी थी। किसके साथ? सूर्य की नई किरण के साथ। तो ये ट्रिक मान लो। तो ठीक है, तो हमारे कौन आए थे? वो आए थे सुकर्णा जी। कौन आए थे? सुकर्णा जी। कहां से आए थे वो साथी? सुकर्णा जी। वो कहां से आए थे? वो आए थे, जल्दी बताओ, यानी कि इंडोनेशिया से। कहां से आए थे? इंडोनेशिया से। गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 50, चपचर कूट त्योहार मुख्य रूप से चपचुर यानी कि मिजोरम में मनाया जाता है। चपचर यानी कि मिजोरम, जोर से उठाने के लिए चार चार लोग लग गए, जोर से उठाने के लिए चार चार लोग लग गए। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? वो मनाया जाता है ऑप्शन बी, यानी कि 2 अक्टूबर। प्रश्न नंबर 52, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? वो है अर्जेंटीना की। बोलिविया की क्या है? ये आप बताओ मुझे। बोलिविया की राजधानी है हमारी सुक्रे। अब कैसे याद करें? बोलिविया यानी कि शुक्र मना, बोली तेरी अच्छी है। वेनेजुएला की। मुझे बताओ वेनेजुएला की राजधानी क्या है? और ब्राजील की ब्राजील्स, जो कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। वेनेजुएला की है क्या काराकस? ठीक है साथी, अगर काराकस ठीक है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कैसे करके, यस या फिर नो। अगर यस है तो ठीक है, नो है तो फिर आप बताना वेनेजुएला की राजधानी क्या है। और उत्तर कोरिया की और बताना साथी, उत्तर कोरिया की क्या प्यांगयोंग है। प्रश्न नंबर आपके सामने 53, शौचालय वायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी कि वायोस्फीयर, वायोस्फीयर। तो ठीक आंसर होगा इस प्रश्न का, जल्दी बताओ, ये आंध्र प्रदेश या शेषाचलम वायोस्फीयर। ये तो ठीक आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 54 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? तो कौन सा संगठन करता है? क्या WEF या INSEAD यानी कि कार्ने विश्वविद्यालय, या वीपो, या फिर UNDP? तो ठीक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो ही आंसर है, INSEAD, INSEAD। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 55। तो इस प्रश्न का ठीक आंसर बताना है क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो सही बताना है। GNP = GDP, मल्टीपल विदेशों में शुद्ध आय। इसका जवाब है ऑप्शन सी, GNP = GDP प्लस विदेश से शुद्ध साधन। अगला प्रश्न आपके सामने, GDP की फुल फॉर्म है हमारी, यानी कि ग्रो GDP।
क्या है? ग्रोस। D4 क्या है? GDP। GNP की तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि ग्रोस प्रोडक्ट। D4 क्या है? ग्रोस। साथ ही ध्यान नहीं आ रहा GDP की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि ग्रोस, ग्रोस, P फॉर प्रोडक्ट, D4 कॉस्ट। ध्यान दिमाग से निकल रहा, साथ ही ध्यान नहीं आ रहा क्या है। इसकी GNP की है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। GNP, GDP, GDP की फुल फॉर्म ग्रोस। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न नंबर 56। कृषि में ऋण का समर्थन करने के लिए बैंक KCC जारी करते हैं। KCC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है किसान क्रेडिट कार्ड। क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 57। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है? यानी कि सबसे पूर्वी हो और सबसे पश्चिमी हो, तो वो तो हमारा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है। अरुणाचल प्रदेश में क्या पाया जाता है? कीबिथु। और गुजरात में पाया जाता है गुहार माता। गुहार माता। मैप बनाता हूं मैं आपके सामने। ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा हमारा गुजरात। प्रश्न नंबर 58। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो बताओ किसकी है हमारी? गुजरात की है, या फिर आंध्र प्रदेश की है, या फिर हमारी किसकी है? ये है हमारी, ठीक आंसर होगा गुजरात की। किसकी? गुजरात की। जैसे कि आप एक ट्रिक याद कर लो, गेट। क्या? गेट याद कर लो, गेट। गेट याद कर लो साथी, गेट। अब G4, ठीक है। GAT, गेट। गेट फॉर गुजरात सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद उससे कम A फॉर आंध्र प्रदेश, फिर उससे कम, फिर T फॉर क्या है? तमिलनाडु। तो ठीक है, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। मैं पूछूं हमारी तटीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? टोटल 9 राज्य से। अब देखो मैं मैप बनाने वाला हूं। 5 इधर लगती है और 4 इधर लगती है, तो ये हमारी तटीय सीमा, इसको कह रहे हैं, ये रहे। ठीक है साथी। और जो मैं आपको GDP की फुल फॉर्म बता रहा था वो थी हमारी, साथी ध्यान से सुनना, GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। वो साथी माइंड से फिसल रहा था, इसलिए थोड़ा उसके लिए रियली सॉरी। बिल्कुल ध्यान साथी बिल्कुल माफ करना, उसके लिए रियली सॉरी। प्रश्न नंबर आपके सामने 59। निम्नलिखित में से वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? तो क्या ट्रोपोस्फियर है? तो ठीक आंसर है हमारा, जल्दी बताएं साथी।
एकदम राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रैफोस्फीयर। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ध्यान से सुनना। हमारी परत कितनी, यानी कि ये है हमारी, क्या ध्यान सुनना है, ये है हमारी पृथ्वी, ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी। मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ। ये है हमारी पृथ्वी। फिर उसके बाद हमारे ऊपर आती है क्या, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। फिर उसके बाद परत आती है हमारी, कौन सी आती है जल्दी बताएं, वो आती है समताप मंडल। कौन सी आती है, समताप मंडल। उसके बाद आती है हमारी कौन सी, जल्दी बताएं, वो आती है मध्य मंडल। कौन सी आती है, मध्य मंडल। फिर एक और परत आती है हमारी आयन मंडल। कौन सी आती है, आयन मंडल। और एक और परत आती है हमारी वाह्य मंडल। कौन सी आती है वो साथी, वाह्य मंडल। ये रहा। अब आपको ध्यान से सुनना है, बस थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। पृथ्वी, ये हमारी ये हमारी पृथ्वी, ये क्षोभ मंडल, और ये हमारी समताप मंडल, और ये हमारी मध्य मंडल, ये आयन मंडल, ये बाह्य मंडल। पृथ्वी और क्षोभ मंडल के बीच की दूरी है 18 किलोमीटर। कितनी है, 18 किलोमीटर। और ये बीच में हमारी, ठीक है, ये जो हमारी बीच की दूरी 18 किलोमीटर। अब ये आएगी यहाँ पे क्षोभ मंडल की परत। मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ पीला कलर का। तो ये बीच में, ये जो बीच में डॉट डॉट जो लगा रहा हूँ, डॉट डॉट, ध्यान से सुनो। इसमें हमारी आंधी, तूफान, बारिश, बादलों का गरजना, फटना, और क्या बोलते हैं, हमारा इंद्रधनुष बनना, ये सब हमारी कौन सी परत में होता है, ये हमारी क्षोभ मंडल की परत में होता है, जो कि मैंने आपको इसका ट्रैफोस्फीयर बताया था। इंग्लिश में इसको ट्रैफोस्फीयर कहते हैं। अब आ जाओ, ध्यान से सुनो। अब ये कौन सी परत आ गई हमारी, ये हमारी आ गई समताप मंडल। अब समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 50 किलोमीटर। अब यहाँ से सुनो, ये हमारी, ये बीच में, ये पेन दूसरा लेता हूँ, ये जो बीच में दूसरे ये टिक टिक जो लगा रहा हूँ, ये बूंदी बूंदी, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, और हवाई जहाज हमारे यहीं उड़ते हैं, यानी कि क्षोभ मंडल की परत से ऊपर उड़ते हैं हमारे हवाई जहाज। जो ये मैं ये गाढ़ा गाढ़ा कर रहा हूँ, ये हमारे क्या उड़ रहे हैं, हवाई जहाज यहाँ उड़ते हैं। इसके बाद ये हमारी कौन सी आएगी, मैं पेन दूसरा लेकर बताता हूँ। यानी ये हमारी कौन सी आ गई परत, मध्य मंडल। अब मध्य मंडल, ये हमारे सैटेलाइट, ये ऑर्बिट से जितने भी ये हमारे कहाँ हैं, यहाँ उड़ते हैं। 50 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कहाँ से कहाँ तक की, यानी कि समताप मंडल से लेकर और मध्य मंडल के बीच की दूरी वो है हमारी 80 किलोमीटर। कितनी है, 80 किलोमीटर। अब ये हमारी कौन सी परत आएगी, रेड वाली पे जो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये आएगी हमारी आयन मंडल। कौन सी, आयन मंडल। ये जो दूरी है हमारी बाह्य मंडल तक पहुंचने के लिए, ये है हमारी 80 से 640 किलोमीटर। कितनी, 80 से 640 किलोमीटर। और सबसे ऊपरली परत है ये बाह्य मंडल, जहां सूर्य पाया जाता है। तो आप साथी समझे बिल्कुल, ठीक है। एक और वीडियो दोबारा कर देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 60, भारत में लोहे अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की शैली में पाया जाता है। ये तो धारवाड़ चट्टान में पाया जाता है। वो कैसे, लोहे को अगर हमने धार बना दी तो धारवाड़ चट्टान, इसको याद कर लो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गलती नहीं करनी है आपको। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल में जलाशय के साक्ष्य मिले, तो किसमें मिले, तो ठीक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, धोलावीरा। अगर यानी कि जल में क्या, यानी कि धोलो बीरा,
साथी क्या ठीक आंसर होगा? ऑप्शन बी, यानी कि जल में क्या कर लो? धो लो। किसको? वीर, धो लो जल में कपड़े को। लोथल हमारा एक सबसे बड़ा बंदरगाह है जहां पर अब एक वो बनाया जा रहा है, धोलावीरा हमारा कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है हमारा? गुजरात में। कोटदीजी क्या है हमारा? बताइए ना साथी। कोटदीजी है हमारा सिंध पाकिस्तान में, और हमारा कालीबंगन है राजस्थान में। गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी करें, चयन करें। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य समासी, ये तो सही है। राजा राज चोल वंश के, कनिष्क कुषाण वंश के हैं, लेकिन बिंबिसार ये तो हर्यक वंश के हैं। किसके हैं? हर्यक वंश के। प्रश्न नंबर आपके सामने 63, निम्न में से किसे मुगल प्रशासन दोरहान शाही घराने को देखभाल का प्रभार दिया गया? तो ठीक आंसर होगा ऑप्शन 63 का ए, यानी कि मीर ए समा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रीय गान गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? विशन नारायण धर ने। किसने की थी साथी? विशन नारायण धर ने करी थी। और इसमें सबसे पहली कौन सी महिला ने गाया? वो गाया था सरला चौधराइन ने। और पत्रिका कौन सी है जिसमें जनगण है? वो है तत्वबोधिनी। कौन सी? तत्वबोधिनी। गलती नहीं करनी है आपको। प्रश्न नंबर 65, सत्ता के अंतिम हस्ताक्षरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन तो हमारा किस में आया था? 1946 में आया था। 65 का ठीक आंसर होगा 1946। 1942 में तो क्रिप्स मिशन आया था। अगला प्रश्न आपके सामने 66, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को कहां से लिया गया? राज्यों का संघ ये तो हमारा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से लिया है। तो ठीक आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 67, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ? तो इसमें हुआ था हमारे ऑप्शन ए 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न आपके सामने 68, भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य अर्थात मुख्यमंत्री बनने के लिए तो भी 25 वर्ष चाहिए, लेकिन 30 वर्ष उम्र हमें किसकी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए। और हमें 18 वर्ष वोट डालने के लिए होनी चाहिए। 21 वर्ष गांव में जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के होते हैं, उनके लिए होनी चाहिए। और 35 वर्ष उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए न्यूनतम आयु चुनाव के लिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? सबसे पहले ध्यान से सुनो, 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी? पहली हमारी 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें हमने सिंध भाषा यानी कि 15वीं भाषा जोड़ी गई, 15वीं। फिर हुआ हमारा 71वां संविधान संशोधन 1992 में। 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई थी, नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अच्छा, उसके बाद हमारा हुआ था 92वें संविधान संशोधन 2003 में। और 2003 में जोड़ी कौन सी गई थी? यानी कि BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथाली। तो बता दीजिए इनमें से ऑप्शन होगा वो ये इस प्रश्न का ठीक आंसर है। बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथाली। तो बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथाली, तो ठीक आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 70 आपके सामने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो कौन सा है?
तो वो मध्य प्रदेश है। 73 में ध्यान रखो 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3, और मध्य में भी क्या अक्षर आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, यानी कि ध, ये 3 की तरह ही दिख रहा है, ऐसे याद कर लो। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम अभिपालन करने वाले भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने 71, निम्नलिखित में से कौन से उपधातु हैं, उपधातु हैं बस्से, उत्तरो एंटी, B4 बोरॉन, S4 सिलिकॉन, A4 एंटीमनी। तो ठीक आंसर है ऑप्शन सी। 71 का एकदम राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी। ये क्या है हमारे उपधातु, यानी कि बस्से, उत्तरो एंटी, बस्से, उत्तरो एंटी। प्रश्न नंबर 72, सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल तो किसमें पाया जाता है, यानी कि पथरियां, पतलियां, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने 73, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे कहते हैं, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे कहते हैं हम एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि एमीटर। स्पीडोमीटर गति नापता है, क्या नापता है, गति। ओडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी को नापता है, और हाइग्रोमीटर यानी कि हवा में नमी हो, यानी ओहो मैंने क्या लिख दिया, हवा में या तो नमी हो या फिर उसकी आर्द्रता नापता है। प्रश्न नंबर 74, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी, रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। ये रक्त समूह की मैं पूछ दूं यहाँ से, रक्त समूह की कार्ल लैंड स्टीनर ने। और जी रक्त परिसंचरण की किसने की थी, वो की थी विलियम हॉर्वे ने। प्रश्न नंबर 75 और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। ये होमवर्क में आपको आंसर बताना है। मैं आशा करता हूँ आप बता देंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से ले जाते हुए हमारे चैनल से जुड़ें। और चौथा प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आपके सामने मिलते हैं साथी अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ ये कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, कहाँ गलती हुई कहाँ नहीं हुई। तो साथी चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना साथी।